Now, before we go on to the textbook per se, I just want you to understand a basic concept. और जो भी हम concept अभी discuss करेंगे, आपको correlate करना है दो important tables के साथ. First would be on page number 139. ये table 9.1, 9.2 table number चाहिए हमें. Next page पे table number 9.3 and तीसरा एक table है which is this one 9.5. ये तीन टेबल्स अगर आपने कर लिए ठीक से तो दो चैप्टर्स हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. ओके, बट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट you need to understand a basic thing. Just one second, I'll just put on the slideshow also for you. आज जो हम देख रहे हैं वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ओके, अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है क्या एग्जैक्टली? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो चीज है जो ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स में काम में आती है. अब ये ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स क्या है? वो सिस्टम है जो फाइट या फ्लाइट, व्हेन यू आर अफ्रेड, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप यू विल डू? लड़ना है कि भाग जाना है, वो करने वाली सिस्टम है ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स. सिंपल. अब व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ये सिस्टम हम आज के नजरिए से नहीं देखें. वी आर गोइंग टू इमेजिन 10-20,000 years ago जब इंसान जंगलों में रहा करता था एंड they always were afraid of animals, tigers, lions, saber-toothed tigers होते थे, wolves होते थे, दूसरे ग्रुप के ट्राइब के लोग होते थे, वॉर्स होते थे. तो एक ऐसा सिस्टम का बनना बहुत जरूरी था जो स्प्लिट सेकंड में डिसाइड कर सके लड़ना है कि भागना है. एटलीस्ट आपके बॉडी को तैयार कर सके लड़ने के लिए या भागने के लिए. और वहां से आया ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स. फ्राइट, पहले डर लगता है और डर के टाइम पे ही आपका ब्रेन डिसाइड कर लेता है लड़ना है कि भागना है. पर बॉडी में नेसेसरी चेंजेस होना जरूरी है. अगर बॉडी में चेंजेस नहीं हुए then there will be a problem. नहीं तो दिमाग ने बोल दिया लड़ना है और बॉडी में नेसेसरी मैकेनिज्म ही नहीं है लड़ने के लिए, तो फिर फायदा नहीं होने वाला. उसी तरह से भाग जाना है तो भागने के लिए भी नेसेसरी मैकेनिज्म्स होना जरूरी है, अदरवाइज देयर विल बी एन इशू. सो ऑल आई वांट यू टू डू इज पुट योरसेल्फ 20,000 years बैक. अगर हम जंगल में थे और तभी हमारे सामने एक शेर आ जाता, डेंजर आ जाता, तो what all things would have happened in your body to save you from that danger? This is what you're going to learn today with me. Then I will give you the master key to how to apply whatever we have learned today to medicines, and then we'll go ahead. So basically, using a series of yes no questions, we are going to try and understand all the receptor का actions of sympathetic nervous system. So सबसे पहली चीज हमें पता करनी है कि जब हमें डर लगता है, when you are afraid, what should happen to your brain? Should the brain work faster or should it work slower? Should the brain activity increase? आपके हिसाब से? Of course yes, right? Yes. When you're afraid, the brain should work faster. That is exactly what happens in triple F response. Your brain releases certain neurotransmitters जिससे ब्रेन का स्पीड बढ़ जाए. अब ब्रेन का स्पीड जब भी बढ़ जाता है तो सब कुछ स्लो मोशन में दिखता है. आई डोंट नो इफ यू हैव एवर फॉलन ऑफ अ बाइक और समथिंग. मैं गिरा हूं एक बार बाइक से, और जो मूवमेंट होता है ना गिरने का, वो बहुत क्लियरली याद रहता है स्लो मोशन, कैसे बाइक फिसली, सब डिटेल में याद रह जाता है. ऐसा क्यों होता है? दूसरा एग्जांपल अगर आपको देना, तो हमारे एग्जाम्स जब भी होते थे वाइवास, आई स्टिल रिमेम्बर, मेरा रोल नंबर 101 था. तो जब ये रोल नंबर 100 का नंबर आ जाता और वो अंदर जाता था, तो आई यूज्ड टू गो इन ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स. हर एक के साथ यही होता है, और हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा वाइवा सबसे लंबा चला. वाइवा तो हर एक का 5-10 मिनट का ही होता था,
अगर लंबा आधा आधा घंटा वाइवा लेने लगे तो मतलब एग्जाम ही खत्म नहीं होगी ना। पर वो एक फीलिंग आ जाती है कि मेरा बहुत समय से चल रहा है वाइवा, या मुझे बहुत टाइम के लिए वेट करना पड़ा क्योंकि मैं डर में हूं ना, तो ब्रेन फास्ट काम कर रहा है, टाइम उसी स्पीड से चल रहा है, पर ब्रेन इतना तेज काम करता है कि टाइम स्लो जा रहा है ऐसा लगता है। सिंपल। इसीलिए ऐसा। जो बुरे टाइम रहते हैं वो बहुत ऐसे लंबे समय तक फैले हुए ऐसा लगता है, और जो अच्छे टाइम होते हैं वो बहुत ऐसे चुटकियों में निकल जाते हैं, क्योंकि ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स का काम ही ये है आपके ब्रेन को इतना फास्ट करो कि टाइम स्लो हो। इसका फायदा क्या होता है, इमेजिन करो जब आप 20,000 साल पहले की बात कर रहे हो, अगर टाइम स्लो चल रहा है मतलब ब्रेन फास्ट चल रहा है, तो ब्रेन को ज्यादा समय मिल रहा है चीजें डिसाइड करने का, कहाँ पे भागना है, कहाँ पे टारगेट करना है दुश्मन को या लायन को, टाइगर को, या अगर जंप भी करना है कहाँ पे, तो कहाँ पे कूदे और कहाँ से भागे। ये ब्रेन को एक्टिविटी इंक्रीज करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसका और फार्माकोलॉजी का क्या कनेक्शन, यही ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स हम कोशिश करेंगे हमारे मेडिसिन के थ्रू क्रिएट करने की। अब लकीली क्या है कि मोस्ट ऑफ द मेडिसिन दैट वर्क ऑन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दे कैन नॉट एंटर इनटू द ब्रेन, बिकॉज हमारे ब्रेन के आजू बाजू में एक बैरियर है जिसका नाम है ब्लड ब्रेन बैरियर। इसका मतलब सारे मेडिसिन जो हम देंगे पेशेंट को वो जरूरी नहीं है उसके ब्रेन तक पहुंचे। कुछ मेडिसिन ऐसे जरूर होंगे जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे और दिमाग के अंदर जाएंगे। और जब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जैसे काम करने वाले मेडिसिन ब्रेन के अंदर जाएंगे और ब्रेन के उन्हीं रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हैं, तो तभी भी क्या होगा, टाइम स्लो डाउन हो जाएगा, ब्रेन का स्पीड बढ़ जाएगा। See, have you seen a movies where the hero has too much time to fight with गुंडास? सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है उसके लिए, वो बराबर सब कर लेता है। हीरो के पास हमेशा टाइम होता है। आई डोंट नो इफ यू आर क्रिकेट फैन, आई जनरली टेल दिस टू माय MBBS students. When you are watching cricket match, why do everybody say Rohit Sharma is a unique talent? क्योंकि you always hear this commentary, he has lot of time to play his shots. उसके पास टाइम ज्यादा है तो कितना एलिगेंट लगता है। अभी टाइम ज्यादा नहीं, उसका प्रोसेसिंग बेटर है, तो लगता है कि उसके पास टाइम ज्यादा है, पर वो ज्यादा अच्छा डिसीजन लेता है, इसलिए वो जल्दी आउट नहीं होता। सी दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट। इफ आई मेक अ मेडिसिन कॉल्ड एज एम्फिटामीन एंड मेथैम्फिटामीन, ये मेडिसिन sympathetic nervous system को एक्टिवेट करेंगे इनसाइड द ब्रेन, एंड दैट कैन मीन योर ब्रेन कैन वर्क बेटर। एक जमाने में इसको नाम दिया गया था सुपरमैन्स ड्रग, और काफी सारे मेडिकल स्टूडेंट्स, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट होता था कि खत्म नहीं होता था ना, तो एग्जाम के एक दो रात पहले से ये मेडिसिन लेना चालू कर देते थे, रात भर में अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। प्लीज नोट, एवरी टाइम यू स्पेंड सम एनर्जी इन योर ब्रेन, आप ब्रेन को थका रहे हो। So eventually there were going to be some drawbacks। जब भी हम इंडिविजुअल मेडिसिन की बात करेंगे तब उसके बारे में बात कर लेंगे, पर ये एम्फिटामिन का कंसेप्ट यहाँ से आने वाला है कि जो ऐसा। मेडिसिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके और ब्रेन के अंदर काम करे, वही सिर्फ ब्रेन की एक्टिविटी को स्पीड अप करेगा। इसका मतलब जो सारे ड्रग्स ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे उनका ब्रेन पे जीरो एक्शन होने वाला है। सिंपल। This you will understand better when you start reading the drugs. You will be like, अरे ये वाला ड्रग ब्रेन पे काम कर रहा है, वो वाला नहीं कर रहा है। You have to understand, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस किया होगा इसीलिए दिमाग पे काम कर रहा है, और ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं किया इसलिए ब्रेन पे। Imagine 20,000 years ago, lion आपके पीछे पड़ा है, what should happen to your eyes? Would you like to see better or would you like to see poorly? Would you like your pupils to dilate ताकि ज्यादा लाइट अंदर आए, कि कंस्ट्रिक्ट हो जाए ताकि दिखे नहीं? क्या चाहिए आपको जब ये शेर पीछे पड़ा है? ऑफ कोर्स प्यूपल्स डायलेट करना पसंद करोगे ना, क्योंकि जब भी डर लगेगा प्यूपल्स डायलेट होंगे तभी तो ज्यादा इंफॉर्मेशन अंदर आने वाली है। जब ज्यादा इंफॉर्मेशन अंदर आएगी तो ऑटोमेटिकली ब्रेन को पता होगा कि कहाँ पे लड़ाई करनी है, कहाँ पे भागना है, वगैरह वगैरह। राइट, नॉट ओनली दैट, जब शेर पीछे पड़ा है, वुड यू लाइक टू सी पास का या दूर का? पास का दिख के कुछ फायदा नहीं है, पढ़ाई थोड़ी करनी है जब ये शेर पीछे पड़ा है तभी। आपको दूर का दिखना जरूरी है।
इसका मतलब ये है कि आईज, उसका जो लेंस है वो इस तरह एडजस्ट होना चाहिए कि वो दूर का देख सके, पास का नहीं। अब लेंस को एडजस्ट करने के लिए कौन सा मसल होता है? हमारे आंखों में लेंस को एडजस्ट करने वाले मसल का नाम है सीलियरी मसल। तो सीलियरी मसल के ऊपर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंपाउंड्स इस तरह से काम करेंगे कि डिस्टेंट विजन विल बिकम बेटर बट नियर विजन विल बिकम पुअर। इजी। शेर Yes, sir. पीछे पड़ा है। रोना सही चीज होगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं। No. क्योंकि जब भी रोने लगोगे तो आंखों में लाइक टीयर्स आएंगे, दिखेगा कैसे? कंपैरेटिवली जब फियर हो तो एक्चुअली आंखें थोड़ी कम टीयर्स वाली बने तो ज्यादा बेटर। सो नो एक्सेस टीयर्स, विजन डिस्टेंस वाला, एंड pupils dilate होने। Dilated. Any medicine which works on the sympathetic nervous system will do these three things. Eyes will become a little dry, pupils will dilate, and Dilate. vision will become distant vision, मतलब near vision अच्छा नहीं होगा। What should happen to heart in triple F response? जब डर लगता है तो हार्ट का क्या होना है? हार्ट रेट इंक्रीज होना है कि डिक्रीज होना है? ऑफ कोर्स इंक्रीज होना है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सारे मेडिसिन जब हार्ट पे काम करेंगे तो वो इस तरह से काम करेंगे कि हार्ट रेट बढ़े। और ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ना है, पर ब्लड वेसल्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा। ब्लड वेसल्स का क्या होगा? कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ना है तो ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन होना जरूरी है, तभी प्रेशर बढ़ेगा ना। द एग्जाम्पल आई गिव माई स्टूडेंट्स इज, अगर आप गार्डन में पानी डाल रहे हो और आपके हाथ में एक पाइप है, वो पाइप से पानी जितना निकल रहा है वो कोने वाले पेड़ तक नहीं पहुंच रहा, तो आप क्या करते हो? आप उस पाइप को थोड़ा सा कवर कर देते हो बराबर आगे से। जैसे ही थोड़ा सा आप कवर कर लेते हो ना नोजल को, तो पाइप में इतना प्रेशर आ जाता है कि पानी दूर तक जाता है। इसका मतलब जब पाइप कंस्ट्रिक्ट करता है तो प्रेशर बढ़ता है, तो खून, पानी दूर तक जाता है। उसी लॉजिक से अगर ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड ज्यादा बेटर सर्कुलेट करेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। Yes, sir. बट एक छोटी सी प्रॉब्लम, हर बार कंस्ट्रक्शन से काम नहीं होगा। जैसे इमेजिन करो हार्ट का ही ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गया, कोरोनरी आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो गए, तो फिर तो हार्ट को खून कम जाएगा ना, फिर गड़बड़ होने की चांसेस है। या मसल्स के अंदर के ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गए तो मसल्स को खून नहीं जाएगा, क्रैम्प्स आएंगे। या लिवर के अंदर जो ब्लड जा रहा है वो अगर कम हो जाए, तो लिवर के अंदर ही तो हम ग्लाइकोजन स्टोर करके रखते हैं, ग्लाइकोजन से ही तो ग्लूकोज बनता है। तो जब भी हम डर जाते हैं, हमारे मसल्स को जो एनर्जी के लिए ग्लूकोज लगता है वो कहाँ से आता है? लिवर से आता है। अगर लिवर में जाने वाले ही ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर दोगे तो कैसे चलेगा? इसका मतलब यह है कि मसल्स को जाने वाले ब्लड वेसल्स, लिवर को जाने वाला ब्लड वेसल्स, इवन लंग्स को जाने वाला ब्लड वेसल्स और हार्ट को जाने वाले ब्लड वेसल्स, ये कंस्ट्रिक्ट नहीं करने चाहिए। पर स्किन में जाने वाला ब्लड वेसल्स, अभी शेर पीछे पड़ा है, गालों में लाली आके क्या करना है ना, लाइक व्हाई ब्लश, या व्हाई वुड यू लाइक टू सेंड ब्लड टू जीआईटी? अभी तो भागना ज्यादा जरूरी है, डाइजेशन थोड़ी जरूरी है। या बोन्स, क्या करना है? तो ये सारे अननेसेसरी ऑर्गन्स में वासो कंस्ट्रिक्शन होना जरूरी है। और हार्ट, लंग्स, लिवर और स्केलेटल मसल्स डायलेटेशन होना जरूरी है। इसका मतलब आप समझिए, एक ही कंपाउंड आपके ब्लड में आता है। जब भी डर लगता है तो आपके बॉडी में क्या आता है? एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। कुछ लोग इसको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, काफी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि हमारे ब्लड में जो बनता है, हमारे बॉडी में जो बनता है, उसको एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन कहना है, और जो आर्टिफिशियली बनाया गया है उसको एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन कहना है। बाकी डॉक्टर्स बोलते हैं दोनों सेम है। आपका प्रोफेसर जो बोले जब भी आप सीसीएमपी में एडमिशन लोगे वही सही होगा, इसके ऊपर हमें डिबेट नहीं करना है, उनको जो चाहिए वो आंसर दे देना। अब जब ये एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन आता है, ये जब भी ब्लड वेसल पे काम करता है तो दो एक्शन करता है। सिलेक्टिवली कुछ ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा और कुछ ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। ऐसा कैसे? इट्स लाइक मी टेलिंग यू कि मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूं और उसके दो रिएक्शन हो सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एक मैसेज का एक रिएक्शन होना चाहिए, एक कंपाउंड का एक मैनिफेस्टेशन होना चाहिए।
जब लोगों ने इसके ऊपर दिमाग लगाया तो उनको समझ में आया कि भैया केमिकल एक ही है, पर इस केमिकल के रिसेप्टर्स दो है। एक का नाम है अल्फा रिसेप्टर, दूसरे का नाम है बीटा रिसेप्टर। The voice is breaking. हेलो Voice is stopped. हेलो, या एबल टू हियर मी नाउ? Hello. हेलो हेलो, Yes. Yes, sir. Yes, sir. I can hear you. Hello. what I was telling you is, Hello. hello Hello, sir. hello, hello, hello. I think your internet has some problem. Hello. Yes, sir. Yeah, able to hear me now, na? हाँ. So basically what I was trying to tell you is, जब एक ही केमिकल दो अलग अलग रिएक्शन दे, एक जगह पे कंस्ट्रक्शन, एक जगह पे डायलिटेशन, इसका मतलब होता है कि दो अलग टाइप के रिसेप्टर्स होंगे। एक का नाम होगा अल्फा रिसेप्टर, दूसरे का नाम होगा बीटा रिसेप्टर। दोनों एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन से स्टिमुलेट होंगे, पर दोनों रिएक्शन अलग अलग है। सिंपल। Yes, sir. तो दो टाइप के रिसेप्टर्स है, यही हमें समझ के लेना था यहाँ पे कि देखो स्मूथ मसल्स तो स्मूथ मसल्स होता है, पर हार्ट में अलग रिसेप्टर्स वाले स्मूथ मसल्स है, लिवर में अलग रिसेप्टर्स वाले हैं, और जीआईटी में अलग रिसेप्टर्स वाले हैं। इसीलिए ब्लड वेसल सेम हो, रिएक्शन अलग अलग होगा। अच्छा, व्हाट अबाउट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम? जब हम डर में हो, ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स में हो, would you like the patient to have bronchoconstriction और bronchodilation? bronchoconstriction होगा तो हवा कम जाएगी लंग्स में, ऑक्सीजन नहीं आएगा। bronchodilation होगा तो ज्यादा हवा अंदर आएगी। इसका मतलब जब हम ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स में होकर ज्यादा हवा चाहिए ना, तो ब्रोंकोडाइलेटेशन होना चाहिए, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। So, जब Yes, sir. ऐसे कंपाउंड्स आएंगे, एड्रेनर्जिक कंपाउंड, सिंपथोमाइमेटिक कंपाउंड्स, एड्रेनर्जिक एड्रेनालिन जैसे काम करने वाले, सिंपथोमाइमेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे काम करने वाले कंपाउंड्स आएंगे, तो वो ब्रोंको डायलेटेशन करने की कैपेसिटी रखेंगे। Remember when we were doing asthma, I told you in that video कि ये ब्रोंको डायलेटेशन सिंपथोमाइमेटिक कैसे करते हैं, हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखेंगे ये ऐसे करते हैं। Yes, sir. डर लगेगा तो ब्रोंको डायलेटेशन होना जरूरी है। व्हाट शुड हैपन टू योर स्टमक? डाइजेशन जरूरी है क्या जब हम शेर से भाग रहे हैं तब? एक्चुअली नहीं, बिल्कुल डाइजेशन नहीं। तो अगर बंदे ने खाना खाया और फिर शेर पीछे पड़ा तो क्या करना है? सिंपल, सारे पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस को रोक दो, तो पूरा स्टमक में पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा। सो नो कॉन्ट्रैक्शन, मार्क्ड इन रेड, मतलब रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन, स्टमक रिलैक्स हो जाएगा। डाइजेशन तो करना नहीं है, बराबर, तो एसिड का प्रोडक्शन करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं करना है, तो एसिडिटी घट जाए। और तीसरा, शेर पीछे पड़ा है, वुड यू लाइक टू वॉमिट? ऑफ कोर्स नो, वॉमिटिंग आल्सो इज नॉट अ गुड आइडिया, और खाना आगे भेजना भी इज नॉट अ गुड आइडिया। अगर खाना डिओडिनम में जाएगा तो डाइजेशन तो करना पड़ेगा ना। तो हमारा स्टमक इतना स्मार्ट है कि उसने जो अपना कार्डियक स्फिंक्टर है ना और उसका पाइलोरिक स्फिंक्टर है ना, इन दोनों में ऐसे रिसेप्टर्स रखे हैं कि जब एड्रेनर्जिक ड्रग्स आए, एड्रेनालिन आए बॉडी के अंदर, तो ये दोनों करे कंस्ट्रिक्शन, ताकि खाना वॉमिट भी ना हो और खाना डिओडिनम भी ना जाए। ना जाए।
एंड बाकी का स्टमक करेगा रिलैक्स और एसिड प्रोडक्शन भी होगा कम। कम। इस तरह से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डाइजेशन को रोकेगा। व्हाट अबाउट इंटेस्टाइन? ऑफ कोर्स सेम फंडा ना, पेरिस्टाल्सिस नहीं चाहिए, सीक्रेशंस नहीं चाहिए, हमें डाइजेशन ही नहीं चाहिए। क्यों एनर्जी वेस्ट करना है डाइजेशन में? अभी तो शेर से बचना ज्यादा है। यहां पे भी नो pooping, नॉट अ गुड आइडिया। सी शेर वैसे भी अपने से काफी तेज है, हम तो भाग लेंगे किसी तरह से, बट अगर उसमें भी हम कूप कर दे तो शेर को तो हमारे पीछे भागने की भी जरूरत नहीं, स्मेल करके पहचान लेगा कहाँ पे छुपे हम लोग। तो नेचर ने ऐसा बनाया है कि जब डर लगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से जो एनल स्फिंक्टर है वो बंद हो जाए। तो पूरा इंटेस्टाइन करेगा रिलैक्स, पर स्फिंक्टर्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। इससे होगा क्या? नो डेफिकेशन विल बी पॉसिबल। इजी टू अंडरस्टैंड। क्यों यस होता सर। है समझ के लिए। What about गॉल ब्लैडर? डू यू वांट इट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज बाइल? अरे डाइजेशन ही नहीं हो रहा तो कॉन्ट्रैक्शन क्यों करेगा? तो गॉल ब्लैडर भी रिलैक्स करेगा अंडर ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स, अंडर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अंडर सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स, अंडर एड्रेनर्जिक ड्रग्स। कुछ भी बोलो, सेम चीज का अलग अलग तरीके से मैंने जिक्र किया है। अच्छा, व्हाट अबाउट किडनी? किडनी को क्या करना है? अरे भैया किडनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। आई होप यू रिमेंबर फ्रॉम योर कॉलेज डेज कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म से ब्लड प्रेशर कंट्रोल। तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म से किडनी इस समय भी करेगा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल। ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए रेनिन आने वाला है, किडनी का ये काम। अच्छा, बट व्हाट अबाउट यूरिनेशन एंड डेफिकेशन? जैसे मैंने कहा, शेर को और एक क्लू मत दो। सिंपल, there's no point in giving more clues. No urination, no defecation. This is a good time to constrict हमारा urinary sphincter and the rectal sphincter, anal sphincter, दोनों बंद। No peeing, no pooping. Simple. दूसरे सिस्टम्स की तरफ जाते हैं। What about uterus? What should uterus do? Should it contract or should it relax? Well, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। प्रेग्नेंट यूट्रस ने क्या करना चाहिए और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस ने क्या करना चाहिए, तो हमें ज्यादा बेटर आइडिया है। सी, जो भी हमारी सिस्टम बनी है, होम्योस्टासिस जब भी हम बोलते हैं, तो होम्योस्टासिस के दो इंपॉर्टेंट काम है। एक, इंसान को जिंदा, दूसरा कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। इंसान को सिर्फ हेल्दी जिंदा नहीं रहना है, उसको स्पीसीज को बढ़ाना भी है। तो जो भी चीजें हम करते हैं, हम इंसान को जिंदा रहने के लिए तो करते ही है, प्लस साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन का भी केयर करेंगे। तो इमेजिन करो ना, अभी जंगल में है और शेर पीछे पड़ा है एंड यू वुमन इज प्रेग्नेंट। इज इट अ गुड टाइम टू कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस एंड डिलीवर द बेबी? नो सर। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि सी, माँ तो उठ के शायद भाग भी जाए, बच्चा कैसे भागेगा? और बच्चे को भी बचाना जरूरी है। इसीलिए प्रेग्नेंट यूट्रस में ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देते। हैव यू नोटिस कि जब भी आई मीन एटलीस्ट हम लोग में महाराष्ट्रियंस में ये है चीज की फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे द डॉटर इज एक्चुअली गोइंग बैक टू हर मदर्स हाउस। फर्स्ट डिलीवरी हमेशा माँ के पास होती है, हम लोग में एटलीस्ट। अगर आप फॉरेन के शोज देखते हो तो वहां पे भी फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, उनको ही रखते हैं साथ में वुमन के। क्यों? फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे हम लोग में सासू माँ को क्यों नहीं रखते साथ? क्योंकि भैया सासू माँ इज ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा ठीक से अंडर, बराबर, पर मम्मी रहेगी रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड स्टेट, नो एड्रेनालिन। व्हेन देयर इज नो एड्रेनालिन, you automatically have better contraction of the uterus. See, we are going to use all these things, like हम सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, we are going to use this, like we are going to use this logic in a chapter called as drugs acting on uterus। और हम कहेंगे कि
प्रेग्नेंट वुमेन में कभी कभी हमें 1-2 दिन से डिलीवरी को पोस्टपोन करना जरूरी हो जाता है। जैसे गांव में है डिलीवरी और कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी और उसको शिफ्ट करना है शहर में, 12-24 घंटे लगने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, तो क्या करोगे? भैया सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स दे दो। ड्रग्स दे दो। सो ये लॉजिक हम यूज करने वाले हैं कहीं ना कहीं तो। अच्छा देखो, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का क्या? वेल, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस एक्चुअली एक लायबिलिटी है। जब भी शेर पीछे पड़ रहा है तो यूट्रस को ब्लड देना इज वेस्ट ऑफ ब्लड ना। जितना भी है 10, 20, 50 ml जितना भी 1 मिनट में ब्लड खाता होगा यूट्रस, उतना भी क्यों यूट्रस को दे? जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, भागो पे। इसीलिए प्रेग्नेंट यूट्रस रिलैक्स करता है इन ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स, बट अ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स, और कॉन्ट्रैक्शन से वो स्पंज दबाने से कैसे सारा पानी निकल जाता है, वैसे ही नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस के दबने से सारा खून सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, ताकि वुमन कैन रन अवे फ्रॉम डेंजर। सो आई होप दिस प्रेग्नेंट एंड नॉन प्रेग्नेंट का फंडा इज यस सर। एक जगह पे कॉन्ट्रैक्शन, एक जगह पे रिलैक्सेशन। इसका मतलब 2 अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होने जरूरी है, अल्फा बीटा वाला कंसेप्ट है यहाँ पे वापस। हाँ एक ही ऑर्गन पे 2 अलग अलग रिसेप्टर्स कैसे? यही तो हार्मोन्स का मजा है। जब हम हार्मोनल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, प्रेगनेंसी में जैसे जैसे डेट बढ़ते जाती है, टुवर्ड्स टर्म आने लग जाते हैं हम, वैसे वैसे हम नोटिस करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन करवाने वाले रिसेप्टर्स है वो धीरे 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 कम होने लग जाते हैं, और हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से रिलैक्सेशन करने वाले रिसेप्टर्स बढ़ने लग जाते हैं। तो ये सारे हार्मोन्स का गेम है। जैसे हार्मोन्स आ जाएंगे रिसेप्टर्स चेंज हो जाएंगे। इजी। लेट्स अभी लगे हाथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देख ही लेते हैं। इमेजिन जंगल का माहौल 20,000 years ago, there was a couple who was engaging in sexual intercourse. Will it be a good idea to continue sexual intercourse जब भी शेर पीछे पड़ रहा है? Of course no. वो जमाने में sexual intercourse होना was a risky thing only ना। अभी तो प्राइवेट अपना घर है, बेडरूम्स होता है, वो जमाने में नहीं था, तो वो तो ऑटोमेटिकली एक डेंजरस सिचुएशन। तो जितना रिस्क लेके कोई भी कपल उस जमाने में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा होगा, उस रिस्क को जाया नहीं जाने देंगे हम, लाइक बर्बाद नहीं होने देंगे। So what happens when there is triple F response? When intercourse is happening, sexual intercourse should stop. इसलिए 2 चीजें होती है मेल्स के अंदर, 1 ejaculation takes place। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से इजैकुलेशन होगा, सीमन को बाहर फेंका जाएगा। एंड दूसरा चीज जो होगा इज लॉस ऑफ इरेक्शन। कन्वर्सली उल्टा अगर सोचे तो जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में हम, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विल कॉज इरेक्शन बट नो ejaculation. Now let's think about a medicine that we are going to give to our patient. Sympathomimetic drug, sympathetic nervous system. Will he get an erection? No. So impotence can be one of the side effects of these medications. Getting right? Yes sir. तो ये हमें कहीं ना कहीं कोरिलेट करना है हमारे मेडिसिन के साथ, ताकि चीजें काफी इजी होने। What should happen to the skin? तो जब लोग डर जाते हैं, do they sweat? Of course yes. पसीना आ जाता है। So this is to cool down the body because body heat up हो रही है fear के वजह से, triple F response। उसको कूल करने के लिए लोग स्वेट करने लगते हैं। गूज बम्स आते हैं क्या जब डर लगता है? तो of course वो इरेक्टर पाइली नाम का मसल होता है हेयर्स के नीचे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो गूज बम्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें वो साइड इफेक्ट करके बोलेगा आपको। When you give this medication, sometimes they will feel like goosebumps आ जाता है या पसीना ज्यादा आ रहा है। You have to explain के लिए इसका साइड इफेक्ट है। स्प्लीन के बारे में क्या बात करें? देखो ये ना इंसानों में थोड़ा कम अप्लाई करता है, जानवरों में ज्यादा अप्लाई करता है। पर आपको ये चीज तो मालूम होगी स्प्लीन का एक काम है सीक्वेस्ट्रेशन ऑफ आरबीसी। सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब है टेम्पररी स्टोर कर सकता है आरबीसी को।
अब हमारे स्प्लीन में इतना नहीं, पर लोअर एनिमल्स में, डॉग्स, कैट्स, उनके स्प्लीन के जो कैप्सूल होती है ना, उनके कैप्सूल में होता है स्मूथ मसल। जब वो डर जाते हैं तो उनको ज्यादा आरबीसी की जरूरत पड़ती है, हमें भी ज्यादा आरबीसी की जरूरत पड़ती है। जब हम डर रहे हैं तो ज्यादा आरबीसी चाहिए ताकि ऑक्सीजन प्रॉपरली बॉडी में सर्कुलेट, बराबर ना। तो Yes, sir. आरबीसी तो चाहिए। तो स्प्लीन क्या कर सकता है? स्प्लीन अपना कैप्सूल को करेगा कॉन्ट्रैक्ट। जैसे स्प्लीन हुआ कॉन्ट्रैक्ट, उसने स्क्वीज आउट कर दिया एक्स्ट्रा आरबीसी, और ये आरबीसी हमें ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स में काफी हेल्प करेंगे। बाय कैरिंग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमें क्रैम्पीनेस नहीं होने देंगे, ताकि हम लड़ सके या भाग सके, जो भी हमने डिसाइड किया है। मसल्स का क्या करना है? देखो भैया, मसल्स जो है ना, दे आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये वॉलंटरी मसल्स की बात कर रहा हूं मैं। Voluntary. Yes, sir. बट जब हमें डर लगता है तो हमें हमारे मसल्स फास्टर काम करने की जरूरत होती है। अब मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? हमारा नर्व्स जब भी इंपल्स भेजता है मसल्स की तरफ, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, नर्व और मसल का जंक्शन में एसिटाइल कोलिन नाम का केमिकल आता है, बराबर। तो मसल का Yes, sir. कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है? एसिटाइल कोलिन। पर जब हमारा ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स होता है तो फियर की वजह से, एड्रेनालिन की वजह से हमारे मसल्स बिकम मोर सेंसिटाइज्ड टू एसिटाइल कोलिन। तो थोड़ा सा एसिटाइल कोलिन और बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। Okay. See, this was good news 20,000 years back, जब भी हम जंगल में रहा करते थे। मसल फटाफट काम कर रहे हैं, शेर सामने आ गया, कोई अपोजिंग ट्राइब मेंबर आ गया, कुछ ना कुछ तो हाथापाई करके बच के निकल सकते थे। आजकल सिचुएशन ऐसा है कि हम भाग नहीं सकते। कभी वाइवा से डर लगता है, कैसे उठ के भागेंगे? वहां पे झक मार के बैठना पड़ेगा। पर मसल्स तो सेंसिटाइज हो गए ना एड्रेनालिन की वजह से, तो मसल्स क्या करेंगे मालूम है? शेक, tremors. So one of the side effects that you will notice in sympathomimetic drugs is tremors. काफी सारे पेशेंट्स को सिंपल। अच्छा, मसल्स Yes, sir. एनर्जी तो चाहिए। एनर्जी कौन दे रहा है? लिवर। और मसल के पास भी तो खुद का ग्लाइकोजन है भैया। तो क्या उस ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा? हाँ बनाएगा। वो खुद का एनर्जी भी लेगा और जो लिवर से ग्लूकोज आ रहा है उसको भी लेगा, ताकि मसल में ग्लूकोज की कमी ना हो और मसल्स अच्छे काम कर सके। सिंपल। सो ग्लाइकोजेनोलाइसिस तो होना जरूरी है। और लिवर के बारे में तो ऑलरेडी बोल दिया, लिवर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगा। सो ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ के या नया ग्लूकोज बना के, ग्लूकोनियोजेनेसिस करके, ग्लूकोनियोजेनेसिस करके लिवर जो है वो शुगर को कंट्रीब्यूट करेगा। ब्लड में शुगर लेवल हाई रहेगा तभी तो मसल्स काम करेंगे ना। देखो, 2-3 बार मैंने आपको बोल दिया कि ब्लड में शुगर ज्यादा होगा, ब्लड में शुगर ज्यादा होगा। सिम्पथोमाइमेटिक Hyperglycemia. will cause hyperglycemia. Simple, very easy. Yes, sir. Once you understand this concept, things are going to be very, very simple. So what should happen in pancreas? Pancreas दो टाइप है उसके अंदर। एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये वो पार्ट है पैनक्रियास का जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है, और दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो इंसुलिन, ग्लूकागॉन वो बनाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सोक्राइन पार्ट फर्स्ट। अभी डाइजेशन हो नहीं रहा है, तो क्या ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये जो एसिनाई है एक्सोक्राइन ग्लैंड का, एसिनाई इज द पार्ट व्हिच एक्चुअली मेक्स द डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस की जरूरत है क्या? नहीं। स्टमक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, स्पिंक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, इंटेस्टाइन्स रिलैक्स्ड है, तो हमें डाइजेशन नहीं करना है। एसिनाई ने डाइजेस्टिव जूसेस नहीं बनाए। अच्छा, व्हाट अबाउट द एक्सोक्राइन, सॉरी एंडोक्राइन पार्ट? इंसुलिन बनाना है क्या? देखो, Yes, sir. शुगर हाई रहना जरूरी है। Okay. अगर इंसुलिन आया तो इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर को बढ़ाता है कि Metabolize कम करेगा sir.
It will take to the होना cell. चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए. That's the reason why sympathomimetic drugs can be diabetogenic. अगर लंबे समय तक देंगे तो इंसुलिन का प्रोडक्शन घटा सकता है ये ड्रग. अच्छा, सिर्फ ग्लूकोज इज नॉट आवर सोर्स ऑफ एनर्जी. सिर्फ ग्लूकोज के भरोसे रहेगा तो मर जाएगा. हमने और एक पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी रखा हुआ है और वो है हमारा चर्बी, फैट, जो हमारे अडीपोस टिश्यू में हम बचा के रखते हैं. तो द क्वेश्चन इज, अगर अडीपोस टिश्यू फैट को स्टोर करके रखता है और फैट्स एनर्जी का एक सोर्स है, तो क्या अडीपोस टिश्यू ने अपने अंदर के लिपिड्स को तोड़ के बॉडी को देना चाहिए कि नहीं चाहिए? बॉडी को जरूरत है एनर्जी की, तो अडीपोस टिश्यू को तो झक मार के लाइपोलाइसिस तो करना ही पड़ेगा. इसका मतलब कोई भी मेडिसिन जो उन रिसेप्टर्स पे काम करे जो अडीपोस टिश्यू पे हो, वो अडीपोस टिश्यू को बोलेगा प्लीज ब्रेक द लिपिड्स एंड गिव दिस लिपिड्स फॉर एनर्जी पर्पसेस. क्लियर है? बहुत सिंपल है. Yes sir. श्योर ना? ज्यादा नहीं हो रहा ना? नहीं sir. श्योर. गुड. नाउ what should happen to your autonomic nervous system? Sympathetic nervous system का क्या होना चाहिए? अभी ऑलरेडी आप ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स में हो, और ज्यादा ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स करवाना है क्या? और ज्यादा एड्रेनालिन आना जरूरी है क्या? ये तो विशेष साइकिल हो जाएगा. ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स से और ज्यादा ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स, फिर और ज्यादा ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स, ऐसा करते रहे तो फिर हो गई, वाट लग जाएगी ना. तो जब भी ऑलरेडी इनफ एड्रेनालिन ब्लड में हो तो और ज्यादा एड्रेनालिन नहीं होना चाहिए. इसीलिए जब जरूरत से ज्यादा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन हो तो खुद एड्रेनालिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बोलेगा रुक जा, नहीं तो बंदा मर जाएगा. तो हार्ट रेट कितना बढ़ेगा? मर सकता है बंदा लिमिट में. एंड व्हाट अबाउट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम? अरे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब काम कर रहा तो पैरासिम्पैथेटिक की क्या जरूरत है? तो ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तो बिल्कुल काम नहीं करता. सो एड्रेनालिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को तो बंद करेगा ही करेगा, पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे भी एक ऑटो रेगुलेशन रखेगा, खुद को ही कंट्रोल करेगा, वो जरूरत से ज्यादा लेवल में आने नहीं देगा. इज दिस मच एब्सोल्युटली फाइन? Yes sir. Fantastic. If this is clear, then this is clear. दो टाइप के रिसेप्टर्स है, अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स. ओके, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स जब भी डिस्कवर हुए तो उन लोग ने सोचा था कि अल्फा रिसेप्टर्स एक्साइटेटरी है, बीटा रिसेप्टर्स इनहिबिटरी है, वगैरह वगैरह, ऐसा मतलब सोचा था उन लोग कि ऐसा शायद होगा, एक टाइप का रिसेप्टर्स एक्साइटेटरी इनहिबिटरी. बाद में उन लोग को समझ में आया कि ऐसा कुछ है नहीं. अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स दोनों एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी हो सकते हैं, और वो अलग अलग ऑर्गन्स में होते हैं. नाउ अंडरस्टैंड दिस. तीन टेबल अगर आपने ठीक से कर ली, आपको 2 चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं. So let me help you out with what I have taught you and what you need to write down so that things are easy. बीटा नाम के रिसेप्टर्स है और अल्फा नाम के रिसेप्टर्स है. बीटा नाम के 3 रिसेप्टर्स, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3. बीटा 1 रिसेप्टर्स हार्ट के ऊपर है और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी. सिंपल. Yes sir. बीटा 2 रिसेप्टर्स ब्रोंकाई पे है, ब्लड वेसल्स पे है, यूट्रस पे है, लिवर पे है, जीआईटी पे है, यूरिनरी ट्रैक्ट में और आई पे है. जस्ट अभी इतना रट्टा मारना आपको कल परसों में, उतना जस्ट समझ के लो. एंड बीटा 3 रिसेप्टर्स फैटी टिश्यू या एडिपोस टिश्यू पे है और ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का जो मसल है डेट्रोसर मसल, उसके ऊपर. तो लोकेशन समझ में आ गया आपको. बीटा 1 हार्ट और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी पे है, बीटा 2 ब्रोंकाई, ब्लड वेसल्स,
यूट्रस, Uterus. लिवर, जीआईटी और यूरिनरी ट्रैक्ट और आंखों में है, और बीटा 3 अडिपोस टिश्यू, डेट्रोसर मसल ऑफ ब्लैडर। अल्फा रिसेप्टर्स के दो टाइप है, अल्फा 1 और अल्फा 2। अल्फा 1 जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम पे, जीयू सिस्टम मतलब जेनाइटो यूरिनरी, मतलब द सेक्सुअल वाला पार्ट एंड Urinary. यूरिनरी सिस्टम वाला पार्ट। यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स है उनका करेगा ये कॉन्ट्रैक्शन। अल्फा 1 रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वासोकंस्ट्रिक्शन, ग्लैंड्स में कराएगा सीक्रेशन एंड गट में कराएगा ये रिलैक्सेशन। गट मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। और अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो है वो भी करते हैं वासोकंस्ट्रिक्शन, पर वो साथ ही साथ न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज को कंट्रोल में रखते हैं। रिमेंबर मैंने कहा था कि असेटाइल कोलिन और ज्यादा, सॉरी एड्रेनालिन और ज्यादा एड्रेनालिन रिलीज नहीं होने देगा। वो वाला काम ब्रेन में जरूरत से ज्यादा एड्रेनालिन ना बनने का काम, इंसुलिन को घटाने का काम और प्लेटलेट को एग्रीगेशन करवाने का, क्लॉट बनने का काम। अब ये थोड़ा रट्टा वाला पार्ट है, बट द नेक्स्ट टेबल इज एवरीथिंग दैट यू मस्ट नो। जो भी एड्रेनर्जिक ड्रग्स है इनके एक तो एक्शंस अल्फा रिसेप्टर्स पे होंगे या उनके एक्शंस बीटा रिसेप्टर्स। Beta receptor. अगर ये अल्फा रिसेप्टर्स पे काम करता है आर्टरीज और वेन्स पे, तो अल्फा रिसेप्टर वासो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, बराबर ना, ये देखो टेबल वासो कंस्ट्रिक्शन, और वासो कंस्ट्रिक्शन से बढ़ेगा ब्लड प्रेशर। समझा? Yes, sir. जो लिवर, स्केलेटल मसल, हार्ट, लंग्स, उसके जो ब्लड वेसल्स थे उसके ऊपर अल्फा रिसेप्टर्स नहीं है, उसके ऊपर कौन सा रिसेप्टर्स है? बीटा 2। Beta receptor. Beta. क्या होगा? डायलिटेशन होगा, और इन सिस्टम्स में फॉल एंड ब्लड प्रेशर होगा ताकि ज्यादा खून जा सके। अल्फा रिसेप्टर्स हार्ट पे नहीं है, पर आपको ऑलरेडी पता है कि जो बीटा रिसेप्टर्स है हार्ट के ऊपर वाले, बीटा 1 रिसेप्टर्स टू बी प्रिसाइज, ये हमारे हार्ट का रेट, फोर्स एंड कंडक्शन सब बढ़ा देते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर्स ब्रोंको डायलिटेशन करवाते हैं। अल्फा रिसेप्टर्स आइरिस पे काम करते हैं ताकि प्यूपिल्स डायलेट हो। सिंपल, प्यूपिल्स डायलेट के लिए कौन सा रिसेप्टर्स? अल्फा। एंड रिलैक्सेशन ऑफ सीलियरी मसल्स की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस का विजन, ये बीटा एक्शन। अल्फा रिसेप्टर्स इंटेस्टाइन में रिलैक्सेशन करवाता है, स्फिंक्टर्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, इंटेस्टाइन का रिलैक्सेशन करवाता है बीटा रिसेप्टर। ब्लैडर का ट्राइगोन एंड प्रोस्ट्रेट को करवाता है कॉन्ट्रैक्ट ताकि यूरिन बाहर ना निकले, और डेट्रूसर करता है रिलैक्स। यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट वाला, उसके ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर होता है, वो करवाता है कंस्ट्रिक्शन, पर जो प्रेग्नेंट यूट्रस होता है उसमें होता है बीटा 2 रिसेप्टर। Relaxation. सिंपल। जो Yes, sir. कॉन्ट्रैक्शन है वो अल्फा रिसेप्टर्स है, अल्फा 1। रिलैक्सेशन बहुत स्लाइट है, ये नहीं याद रखोगे तो चलेगा। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन फैसिलिटेट करने का किसका काम है? अल्फा। ये एक्टिव स्टेट प्रोलॉन्ग छोड़ दो, सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पे देखो, ट्रेमर्स करता है ये बीटा 2। इंसुलिन का सीक्रेशन घटाता कौन है? अल्फा 2 रिसेप्शन। ओके, ऑगमेंट मतलब फैसिलिटेट करना। इंसुलिन को सीक्रेशन को फैसिलिटेट करता है थोड़ा सा बीटा रिसेप्टर, बहुत मिनिमल एक्शन है, इसको भूल जाओ आप। ग्लूकागॉन बढ़ाता है बीटा 2। ग्लूकागॉन ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, इंसुलिन घटाएगा। इंसुलिन को बंद कर दो, ग्लूकागॉन को बढ़ाओ, दैट्स द लॉजिक। लिवर में ग्लाइकोजेनोलाइसिस बीटा 2 रिसेप्टर, मसल में ग्लाइकोजन बीटा 2 रिसेप्टर, फ्लैट में लाइपोलाइसिस, तीनों रिसेप्टर बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। किडनी में रेनिन का रिलीज बीटा 1 रिसेप्टर। मेल सेक्स ऑर्गन्स में इजैकुलेशन अल्फा 1 रिसेप्टर्स। सलाइवरी ग्लैंड्स भूल जाओ, नहीं चाहिए अपने को। एडीएच बीटा 1। अब इतना भी अगर आपने याद रख लिया, आपका ये चैप्टर ऑटोमेटिकली हो गया।
अभी मैं आपको कैसे हो गया और आप कैसे ये 2 चैप्टर्स करके रखने हैं द नेक्स्ट 3 डेज, वेडनेसडे तक आप ये करके रखो 2 चैप्टर्स, और अगर रहेगा तो ऑफ कोर्स वी विल अगेन डिस्कस। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक ऐसा मेडिसिन है जो सिर्फ अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे काम करता है, सिर्फ अल्फा 1 पे काम करता है, तो आपको करना क्या है, ये टेबल याद करना है, और यहाँ पे अल्फा 1 जहां जहां पे है ना वो एक्शन होगा वो, जैसे आप ये जो हाइपोथेटिकल मेडिसिन है, मेडिसिन एक्स अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करने वाला है, इट विल स्टिमुलेट द अल्फा 1 रिसेप्टर, इट्स अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट मतलब रिसेप्टर के ऊपर पॉजिटिव काम करने वाला है। तो अल्फा 1 का क्या क्या है एक्शन, वो बोलने का, Yes, sir. कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियल्स और वेन्स करेगा तो बीपी बढ़ेगा, इट विल कॉन्ट्रैक्ट द रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस तो मिड्रियासिस मतलब प्यूपिल्स डायलेट होगा, बराबर, स्पिंक्टर्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लैडर ट्राइगोन प्रोस्टेट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्प्लीनिक कैप्सूल कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड मेल सेक्स ऑर्गन्स में इजैकुलेशन होगा। सिंपल। Yes, sir. अगर मैं बोलूं हमारे पास मेडिसिन ए है, मेडिसिन ए बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 तीनों रिसेप्टर्स पे काम करता है, तो आप क्या बोलोगे, कितना इजी है ना इसका एक्शन, ये डायलिटेशन ऑफ आर्टेरियल्स और वेन करेगा, फॉल इन बीपी करेगा बिकॉज ऑफ इट्स बीटा 2 एक्शन, कार्डियक स्टिमुलेशन करेगा बीटा 1 एक्शन से, ब्रोंको डायलिटेशन करेगा बीटा 2 एक्शन से, रिलैक्सेशन ऑफ सीलियरी मसल्स करेगा, इंटेस्टाइन को रिलैक्स करेगा, डेट्रूसर को रिलैक्स करेगा। देखो पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, बराबर ना? Yes. आर यू गेटिंग अ हैंग ऑफ व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. अच्छा, घुमाते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। मैंने एक ऐसा मेडिसिन बनाया है, मेडिसिन का नाम है मेडिसिन एम, ये अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर है। तो आपको क्या करना है, ये टेबल याद करना है और जो भी अल्फा एक्शन है उसका उल्टा. Yes, सब। sir. अभी इतना अगर आपको समझ में आया है तो व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस चैप्टर, यू नो अल्फा ब्लॉकर्स, आपको सारे एक्शंस आ गए हैं। देखो ना, क्या वो टेबल, अगर आपके बुक में आप वो टेबल याद करोगे, आपके बुक में आप टेबल खोल के रखो, मेरे यहाँ से आप उसका उल्टा देख लो, आज वासो कंस्ट्रिक्टर था, यहाँ पर वासो डायलिटेशन होगा, बराबर। तो यहाँ पे पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और कूलिंग ऑफ ब्लड होगा, सारा ब्लड कहाँ पे रह जाएगा, वेन्स के अंदर, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, बीपी घट जाएगा, पोस्चरल हाइपोटेंशन होगा, कॉन्स्टेंट और सिंकोप होगा। क्या पढ़ने का जरूरत है, बराबर ना? अभी दूसरा देख लेते हैं पॉइंट, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया होगा, क्योंकि जब भी बीपी घटता है तो ऑटोमेटिकली हार्ट रेट बढ़ता है। रिमेंबर ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स में ब्लड वेसल्स आर गेटिंग कंस्ट्रिक्टेड एवरीवेयर इन द बॉडी, है कि नहीं? अपना फर्स्ट पॉइंट। Yes. Few of those blood vessels also supply the epithelium of your nose and the tracheobronchial tree. Now logic same है, अगर डर लगा है, भाग रहे हो शेर से, तो नाक बंद होना जरूरी है क्या? एक्चुअली नाक खुलना जरूरी है, तो नाक सूख जाना जरूरी है, बराबर। Yes, sir. शेर पीछे पड़ा है तो ट्रकिया ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस होना चाहिए कि ड्राई होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए। तो adrenergic drugs will cause dryness of nose and dryness of trachea and bronchi, पर अगर आप उसको बंद कर दोगे तो nasal stuffiness होगा, pupils dilate नहीं होंगे, constrict होंगे, मायोसिस होगा, इंटेस्टाइन का मोटिलिटी बढ़ेगा, बराबर, लूज मोशंस हो सकता है, हाइपोटेंशन की वजह से रीनल ब्लड फ्लो घटेगा, जीएफआर घटेगा, सो सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन कंप्लीट हो जाएगा। सी बहुत लॉजिकल है। टोन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर ट्राइगोन स्फिंक्टर एंड प्रोस्ट्रेट इज गॉन, सो यूरिन फ्लो विल हैपन ऑटोमेटिकली। देखो यूज कर लेते हैं ना, जिन लोगों को बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, उनको वैसे भी पेशाब में तकलीफ हो रही है, दे दो, ज्यादा आसानी से निकलेगा बाहर। वास्ट डिफरेंस और समाइनल वेसिकल की वजह से क्या होता है, इजैकुलेशन। ये तो अल्फा एक्शन था, अब वो नहीं होने वाला, मतलब क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ इजैकुलेशन। देखो, इजैकुलेशन इज द एंड पॉइंट ऑफ मेल सेक्सुअल एक्ट, अगर वो ना हो पाए
तो नेक्स्ट टाइम मेल को सेक्स करने का मन नहीं करेगा, तो उसका मैनिफेस्टेशन क्या होगा, इरेक्शन नहीं होगा. सो ejaculation can be explained by alpha block and this manifest as impotence later on. Simple. Yes, sir. और मतलब अभी तो पढ़ने का भी जरूरत नहीं, वो टेबल याद रखो, उसका उल्टा लिखो इस पूरे बुक, इस चैप्टर में. इजी. बीटा का Yes. भी देख लेते हैं, अगर आपके पास आपने वो खोल के रखा हुआ है बीटा का, आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा बीटा एक्शन ना इज गोइंग टू बी एग्जैक्ट उल्टा ऑफ व्हाटएवर दैट टेबल इज. सिंपल. Yes, sir. सो नाउ दिस इज द होमवर्क फॉर ये वाला भी. आपको रीनल सिस्टम खत्म करना है. ओके. और रीनल सिस्टम खत्म करने के बाद आप रीनल सिस्टम के लिए 1 या 2 दिन लगेंगे और मेरे हिसाब से. देख लो. तो रेस्पिरेटरी एक बार रिवाइज कर लो चाहिए तो, और रीनल खत्म कर लो. ट्यूसडे तक हो जाएगा, ट्यूसडे या वेडनेसडे. दूसरे वीडियोस कितने मिनट के सर? 10-15 मिनट के ही. एक्चुअली इसके बाद वाले वीडियोस छोटे वाले काफी, क्योंकि जो मेन वाले थे वो सी आपके सिलेबस में एक्चुअली स्पीकिंग फ्यूरोसेमाइड और थायजाइड यही 2 ड्रग्स है वैसे देखा जाए. इसके अलावा आई वुड रेकमेंड आपको स्पाइरोनोलैक्टोन आना जरूरी है. हाँ, क्योंकि वो यूज करते हैं हम लोग. प्रिस्क्राइब कर. एसिटाजोलामाइड भी यूज करते हैं. तो एसिटाजोलामाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन और एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक, अगर आपने इतना भी कर लिया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी. तो वो 3 वीडियोस के लिए आपको हार्डली घंटा भर लगेगा. इट्स नॉट गोइंग Yes, टू. sir. सो वेडनेसडे तक अगर आपका रेस्पिरेटरी और रीनल खत्म कर दिया, तो आई वुड रेकमेंड कि थर्सडे को आप एड्रेनालिन, noradrenaline, I'll give you the 3 drugs I want you to do. इस चैप्टर में टेबल देख के लाइक कुछ ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं करने का. आपको करने का है 3 ड्रग्स, ये एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन एंड आइसोप्रेनालिन. 3 ड्रग्स. और आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट मी. यू विल लुक एट अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, वीक बीटा 3, वो हिसाब से आप खुद का आंसर बना सकते हैं. सो 3 ही ड्रग्स करने हैं. And using the logic that I have explained to you, you will do skip all this. ये adverse effects and contraindications एक बार देखोगे और directly jump करोगे, ये सब skip कर दोगे. I will teach you all this. You will directly jump to uses. So 3 drugs logic से जमेगा. हाँ सर. पक्का ना? अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं आपको एक बार मैसेज कर दूंगी क्या आप बोल रहे थे, बट आई विल डू इट. एंड नेक्स्ट थिंग आई वांट टू डू इज एंटी एड्रेनर्जिक चैप्टर में से सिर्फ जनरल इफेक्ट ऑफ अल्फा ब्लॉक एंड जनरल इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉक जो मैंने आपको अभी बताया सिर्फ एक बार पढ़ के रखो, ताकि जब ये मेडिसिन करने लगे तो बहुत ज्यादा इजी. यस सर. ओके. तो जो किया है वही रिपीट करो. एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीक, मतलब नेक्स्ट संडे से पहले, हम कोशिश करेंगे कि हमारा 2 और चैप्टर एड्रेनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक खत्म हो जाए, ताकि बाद वाले वीक में हम लोग असेटाइलकोलिन पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं. तो बेसिक फार्माकोलॉजी के लिए जो चाहिए नॉलेज, एक बार वो पक्का हो जाएगा तो फिर बाकी के यूनिट ज्यादा इजी हो जाएंगे. ठीक है. यस सर. So I'll see you next Sunday for a live lecture, same time 9 o'clock to 10 o'clock. ठीक है. और आपको अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछते रहना. सर डाउट तो नहीं है, खाली आपको एक चीज बोलना था. 19 सितंबर विच इज अ संडे, दैट इज माय डॉटर्स बर्थडे, तो थोड़ा सेलिब्रेशन रहेगा, तो वो लेक्चर अपन एडजस्ट कर रहे के या सैटरडे को ले लो या आप सुबह में ले लो, आप जैसे बोलो वैसे चलेगा. I don't have my schedule with me right now, but I'll definitely keep that in mind and I'll हाँ. okay. हाँ, और दूसरा एक चीज बोलना था सर, मैं जब कॉफ का चैप्टर्स पर कर रही थी ना, तो उसमें जो भी ड्रग्स है तो उसमें वो एडिशनल ये रहता है ना कि ये सिरप फॉर्म में रहता है, टैबलेट फॉर्म में रहता है, उसके डोजेज, उसका रेपिटेशन एडल्ट में, बच्चे में, वो सब भी मुझे याद रहना सब जरूरी है. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है क्या सर? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. सी फार्माकोलॉजी
जो कोर्स उन्होंने बनाया है वो आपको जो जनरल डिसीजेस है उनके लिए मेडिसिन चाहिए, तो सबके नहीं पढ़ने हैं। ऑफ कोर्स कुछ ड्रग्स के तो पढ़ने पड़ेंगे, अभी एड्रेनालिन का मालूम होना जरूरी है, फ्यूरोसेमाइड का मालूम होना जरूरी है, पर दूसरे जो 2 ड्रग्स है उस चैप्टर में, so ब्यूमेटानाइड है। नहीं 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 सर, उसका नहीं बोल रही। जैसे अभी समझो अपन ने ब्रोमेक्सिन किया था म्यूकोलाइटिक्स में, तो उसका जैसे डोज रहता है 8 मिलीग्राम है या सिरप में कैसा रहता है, तो इतना डिटेल में मेरे को एग्जाम में लिखना रहेगा क्या? उसको टीडीएस चाहिए अडल्ट में, 6 इयर्स में बीडी चाहिए, ऐसा सब इतना इतना डिटेल्स, क्योंकि वो फिर पता नहीं बहुत जम्बलिंग हो जाएगा। वो प्रैक्टिस करते करते आएगा ना सर, पर ये तो इतना सब नहीं कैसे कर याद रहेगा? the thing is, the real trick is to understand कि कहाँ पे मेडिसिन देना है। आपसे सिर्फ इतना ही उम्मीद है कि when you are doing modern pharmacology सही जगह पे सही मेडिसिन, बाकी मेडिसिन का डोज अगर आपने टेबल के नीचे लिख के रखा तो किसको पता चलता है, क्या फर्क पड़ता है। So but choosing the correct medicine is more important. So university never checks your pharmac paper with this point in mind कि आपने डोज बराबर लिखा है क्या, बीडी लिखा है कि टीडीएस लिखा है, इतना कोई डिटेल में नहीं करेगा। हाँ ये बात सही है कि अगर आपको नहीं आता है तो लिखो, पर नहीं नहीं आता आता है। तो गलत कुछ लिखने मत। बट द लॉजिक मतलब वो जो एक्शन, फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या करेगा, एंड व्हाई, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स, कॉन्ट्रा साइड इफेक्ट। इंडिकेशन, एक्शंस, उतना अगर आपको आ गया, प्लस अल्टरनेट्स, 2-3 वैरायटी मालूम होनी चाहिए सेम कैटेगरी के। तो ओके फ्यूरोसेमाइड सर। के साथ और 2 ड्रग्स एटलीस्ट एक मालूम होना चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में हाँ और क्या पूछ लिया वाइवा के टाइम पे तो मालूम बस। और एक और चीज पूछना था सर, ये आपने रीनल सिस्टम का जो फिजियोलॉजी भेजा, वो तो मैंने किया, उसके आपने जो भेजा उसके नोट्स भी बना लिया। आई थिंक फॉर द राइटिंग पार्ट ऑफ, आई थिंक इन केस अगर कुछ आंसर आता है तो मैं लिख पाऊंगी उतने ही इससे, तो मेरे को बुक से करने की जरूरत है क्या वो? बिकॉज उसमें भी बहुत सारा है, वो कितने सारे पेजेस है अपना बुक के अंदर यूरिन फिजियोलॉजी में, तो मैं वो करूँ कि चैप्टर के अपना लेक्चर के जितना You हो जाएगा? directly have to start with diuretics वाला chapter, डायरेटिक ड्रग्स, सीधा ड्रग। ठीक है। So furosemide, thiazide like common side effects of high ceiling and medium efficacy diuretics, and जो अगले 2-3 वीडियोस आएंगे वो। So you have to focus only on medicines. Okay, फिजियोलॉजी मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर आइडिया रहेगा तो कितना इजी हो जाता है, ऐसा मेरा मानना हाँ है। हाँ नहीं नहीं, आई डोंट हैव इश्यू कि आप मुझे पढ़ा रहे हो, सिर्फ मुझे ऐसा था कि जो आप पढ़ा रहे हो मैं साइमल्टेनियसली बुक से भी खत्म कर दूं मेरा, और मैं अपना नोट्स भी बना लेना चाहती हूँ। दैट इज आई एम टेकिंग सो मच ऑफ टाइम। आई वाज सीइंग द चैप्टर, तो जो ये रीनल के चैप्टर में फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन भी दिया है एंड डायूरेटिक्स दिया है। हाँ, रेलेवेंट फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, डायूरेटिक्स, एंटी डायूरेटिक्स। so तो मैं वो चैप्टर उसमें से पढ़ूं कि इतना बस हो गया मुझे जो आपके वीडियो आपको में है? समझ में आ गया इस नोट, समझ में आ गया। फोकस ऑन ड्रग्स, फोकस ऑन द मेडिसिन। सो जो भी ड्रग्स आएंगे वो डिटेल में करिए, बाकी नहीं। सो लाइक फॉर एग्जांपल you are expected to do तो ये चैप्टर में आप डायरेक्टली यहाँ से चालू करो। लाइक क्लासिफिकेशन तो हर एक चैप्टर का बायट होना है। ये टेबल्स जो दिए हैं वो आपको रट्टा करने हैं हर एक चैप्टर के, दिस इज कंपल्सरी। बट थिंक ऑफ द एग्जाम एज लाइक, एग्जाम में फ्यूरोसेमाइड पूछा तो क्या लिखना है, तो यहाँ से आपको पढ़ना चालू करना है। और उसमें भी जितना मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, अगर उतना लिख दिया तो यूनिवर्सिटी टॉप कर जाओ। like, बहुत इतना तो कोई भी याद नहीं रखेगा। See, let us be honest, most of the doctors who get into CCNP, they have probably not touched textbook for 15 years at least, 10-15 years. तो उतना टाइम के बाद नया चीज पढ़ना सबके लिए डिफिकल्ट होता है। It's not going to be easy. You will also notice once you join CCMP ki most of the doctors have zero clue of what is happening. So
जितना मैंने बताया है वीडियोस में, अगर उतना भी आपने अंडरलाइन कर लिया और 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे एक्स्ट्रा ऐड कर लिए खुद के फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, मोर देन सफिशिएंट। ओके, बाकी कुछ पेपर बहुत टफ रहता है क्या उसका? पेपर टफ तो नहीं कहूंगा। आई मीन फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इट्स नॉट अ टफ पेपर, इट्स अ स्टैंडर्ड पेपर। मतलब उतना तो आना चाहिए। अगर आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सको मेडिसिन, तो जितना आना चाहिए उतना टफ तो पूछेंगे ना। पर टफ तो नहीं कहूंगा। सी हो क्या रहा है कि आप लोगों का जो स्ट्रीम है वो कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है। आई नो, आई नो, आई नो। हम लोग का जो स्ट्रीम है वो कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो आपको किसी ने ये सब बताया ही नहीं है तो फिर टफ तो लगेगा ही लगेगा। कभी नहीं किया सर। तो So this is the first time, very difficult, मतलब बहुत slow, मतलब if you see us to, मतलब if you see what kind of a student I am, I don't take मतलब much time to take in and retain, but pharmacology is something which I am finding so difficult कि 10-10 मिनट में मेरा दिमाग ही heavy हो जाता है, तो मुझे घूम फिर के आके फिर पढ़ना पड़ता है, ऐसा हो गया। So I am taking lot of time. बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इंस्टेंटली। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपको पूरा एक साल है। the speed in which we will probably be finishing, आपका शायद सितंबर या अक्टूबर में हम मेजर चंक जो होता है, लाइक इम्पोर्टेंट वाले चैप्टर्स जो होते हैं वो खत्म हो जाएगा। लाइक अभी हमने ऑलरेडी फर्स्ट जो यूनिट मैंने बनाया था उसमें इम्पोर्टेंट में अभी सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर बचा, एएनएस के बाद कार्डियोवैस्कुलर, लाइक इम्पोर्टेंट वाला जो होता है। बाकी छोटे वाले चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट वाले सेशन में कुछ ऐसे 2-3 इंपॉर्टेंट वाले यूनिट्स हो जाएंगे, और उसमें भी अभी नेक्स्ट सेशन में हम ब्लड लेंगे। उसमें भी आयरन पढ़ना है, फोलेट पढ़ना है, आपको एस्पिरिन Yes पढ़ना sir. है। सो काफी सारी चीजें ऑलरेडी कट डाउन है, आपको सब मालूम नहीं होना है। आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो वो आपका बोनस है, बट सब नहीं मालूम करना है। तो वंस यू स्टार्ट गोइंग टू योर कॉलेज यू विल रियलाइज कि लाइक जितना आपने पढ़ा है उसके कंपैरिजन में एक तो लोगों को कुछ नहीं आता है, और दूसरा जितना आपको आता है वो मोर देन सफिशिएंट है, मतलब ज्यादा ही है। Sir, तो frankly speaking, not learning from you for just to clear the exams, as not in, I may not even take CCMP course. I wanted to learn pharmacology, that is why I'm taking the lecture from you. nobody invests 45,000 rupees for time pass. Let's be honest. Like most of हाँ, the तो there मुझे are सीरियसली सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो ऐसा है, तो so इसके लिए but दैट इज व्हाई आई वाज वरीड आल्सो कि ये मेरे को आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए। see time लगेगा even for MBBS students. It's a 1.5 year of second year. तो जो हम 1.5 साल में पढ़ते हैं विथ 1 year of physio and anat उतना डिटेल में, फिर भी लोगों को फार्मैक डिफिकल्ट जाता है। तो आपको डिफिकल्ट लगना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि हो ना पाए। सो डोंट लेट इट ओवरपावर यू, डोंट बी टू वरीड एंड नो नो, आई उसको रिवाइज करना पड़ता है मुझे। आपका लास्ट लेक्चर अगेन आई हैड टू पूरा गो बैक, पूरा सब कुछ दो सब तीन भूल बार। गई थी। हाँ, like my medical students, like MBBS students also, when they get my recorded lectures, like when I take their live lectures, काफी सारे लोग वही रिकॉर्डिंग एग्जाम के पहले वापस बैठ के देख रहे होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा पड़ता है। like एक बार देख के फिर टेक्स्ट बुक से पढ़ना। हाँ, नहीं, मुझे ऐसा लगा, ओ गॉड, आई थिंक माय ब्रेन हैज बिकम सम लॉस्ट पावर और समथिंग, और व्हाट आई सेड। ओके ओके सर, इट्स ओके, फाइन। आई जस्ट वांट टू टेल यू, एक यूनिट जब हो जाएगा ना सर, आप जब भी आप तो मुझे ना कुछ टाइम पहले बता देना अपना ये। आई वुड लाइक टू हैव वन टेस्ट आल्सो, जो भी जिस भी फॉर्म एमसीक्यू फॉर्म, आई थिंक इट विल बी बेटर बिकॉज़ वो प्रिसाइज रहेगा ना सर, तो मेरे को भी पता चलेगा कि मैं कितना पानी में हूँ। तो हाँ, इट्स ओके ना सर? Okay. ओके ओके सर, थैंक Okay, यू good सो night. मच। I'll see you next Sunday then. Okay. ओके ओके, थैंक यू।